नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और देश की बहस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने सम्मानित एक्सपर्ट पैनल के साथ साथ आप सभी दर्शकों को देश के इस नंबर 1 डिबेट शो में आमंत्रित करता हूं। जिन बड़े मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा आज आपने चुना है, उसी पर आज हम देश की बहस कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि दरअसल में आज आपने किस मुद्दे को चुना है। 6 जिंदा सबूतों ने डी कंपनी और पाकिस्तान का कैसे किया भंडाफोड़। इस मुद्दे पर 85% दर्शकों ने मोहर लगाई है। दरअसल में लश्कर और जैश जैसे खूंखार आतंकी संगठनों ने दाल नहीं गली तो पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम गैंग को आतंकी मंसूबों में आजमाने लगा। पाकिस्तान की साजिश की एक परतें बेनकाब होने लगी हैं। आईएसआई और डी कंपनी इस पूरी साजिश का ताना बाना बुन रही थी। इस कड़ी में आतंकियों की ट्रेनिंग भी कराई गई थी, मगर पाकिस्तानी प्यादों की हर साजिश ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। यहाँ जो लोग मिले हैं उसमें से कुछ लोग हाईली रेडिकलाइज्ड हैं। ये हैं आतंक के 6 जिंदा सबूत, जिन्हें भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली समेत कई शहरों से धर दबोचा है। इनमें से कुछ आतंकी पाकिस्तान की जमीन पर आईएसआई के हाथों ट्रेनिंग लेकर लौटे थे और त्योहारों के मौके पर बड़े आतंकी घटना इनका टारगेट था। फिलहाल इनकी निशानदेही पर पुलिस कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख, बताना चाहूँगा कि इसका पुराना एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी। पकड़े गए 6 आतंकियों में जिशान और ओसामा को इसी साल आईएसआई ने पाकिस्तान के ठट्टा में ट्रेनिंग दी थी। गौरतलब है कि यहीं से मुंबई धमाकों में शामिल अजमल कसाब ने भी आतंकी ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान या अन्य जगहों से भी इसकी ट्रेनिंग मिली है। यहाँ जो लोग मिले हैं उसमें से कुछ लोग हाईली रेडिकलाइज्ड हैं। पुलिस के मुताबिक इन्हें इसी साल अप्रैल में मस्कट ले जाया गया था। उसके बाद इन्हें पाकिस्तान में 15 दिनों तक आईएसआई ने आतंक फैलाने के लिए तैयार किया। हैरानी की बात यह है कि इस बार डी कंपनी के नाम का भी खुलासा हुआ है। दाऊद के भाई हनीस इब्राहिम पर इन आतंकियों को हवाला के जरिए पैसा मुहैया कराने की जिम्मेदारी थी। इस तरह से ये टेररिस्ट एक मॉड्यूल के तौर पर काम कर रहे थे। जिस तरह से मस्कट से गए थे और उनको पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग दी गई, उसमें ये बताया जाता है कि आर्मी ऑफिसर्स वर्दी के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए आते थे। देश की बहस में चर्चा है कि पाकिस्तान लगातार चीनी हथियार और तालिबान के आतंकियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक बार फिर डी कंपनी का नाम आने से साफ हो गया है कि पाकिस्तान में पनाह पाया डॉन दाऊद इब्राहिम और उसका भाई अनीस पाकिस्तान की गोद में बैठकर नई आतंकी साजिशों में भी शामिल है। तो देश की बहस में आज का सवाल है, क्या पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट, न्यूज नेशन की मोबाइल ऐप, न्यूज नेशन के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं। शो के दौरान हम आपके जवाब दिखाएंगे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। मेजर जनरल GD बख्शी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह साहब जुड़ चुके हैं, आप उत्तर प्रदेश के DGP रहे। हमारे साथ आरिफ अब्बासी साहब जुड़ चुके हैं, आप महासचिव है PTI के पाकिस्तान से। खास मेहमान आरजू काजमी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पाकिस्तानी पत्रकार हैं। फकर यूसुफ जई साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप पाकिस्तानी पत्रकार हैं। लेकिन पहला सवाल GD बख्शी साहब आपसे, और सीधा संदेश पाकिस्तान के लिए, क्या इस खुलासे के बाद, क्या इन गिरफ्तारियों के बाद एक बार फिर यह माना जाए कि पाकिस्तान सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है? इसमें क्या शक है? ये तो हम कोई पिछले 30 साल से कह रहे हैं कि साहब दुनिया के लिए सबसे बड़ी सरदर्द माइग्रेन एक देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये जो अभी हाल में खुलासे हुए हैं, ये एक बहुत सिनिस्टर प्लॉट के तरफ संकेत दे रहे हैं। और वो ये कि जिस तरह 10 साल पहले पाकिस्तान ने इंडियन मुजाहिदीन खड़ी करी थी और उसने
सैकड़ों ब्लास्ट किए थे हमारे शहरों में, जिसमें कोई 15,000 भारतीय शहरी शहीद हुए हैं, ठीक है। और वो खड़ी की थी डिनाइबिलिटी के लिए कि वो कह सके ये तो साहब सब आपके ही है, ये तो कश्मीर में थोड़ी ना हो रहा है, ये तो आपके वहां हो रहा है, आप इसके जिम्मेवार हैं। साहब उनको थट्टा कैंप में ये मुस्कात गए थे सारे, ये जो लेटेस्ट नेटवर्क है ये मुस्कात गए थे, वहां ट्रेनिंग इनको वहां से ले जाकर थट्टा कैंप में ट्रेनिंग दी पाकिस्तान में। ये बिल्कुल वही जगह है जहां पे अजमल अमीर कसब और उसके 10 गुर्गों को ट्रेनिंग दी थी पाकिस्तान की फौज ने मुंबई का ब्लास्ट, जो मेजर ब्लास्ट थे वो करने के लिए, मुंबई का हमला करने के लिए, ठीक है साहब, वहीं पे ट्रेनिंग दी है। वही ये तमाशा फिर शुरू करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को डिनाइबिलिटी हो। समझिए डिनाइबिलिटी की क्या उसको जरूरत है, डिनाइबिलिटी की जरूरत है क्योंकि वो जानता है कि मोदी सरकार, आप जरा करके देखो कुछ ऐसा, आपके ऊपर उड़ी स्ट्राइक जैसा होगा, उससे ज्यादा आपकी ख्वाहिश है तो आपका बालाकोट होगा, ज्यादा ख्वाहिश है तो और ज्यादा गहरी चोट हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की सशस्त्र सेनाएं आपके इलाके में करेंगी। तो आरिफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान इस बात को क्यों नहीं समझना चाहता है जिसका जिक्र मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब सीधे तौर पर कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भारत की ताकत को झेलने के बाद भी पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा और आतंक के मोर्चे पर पाकिस्तान नासूर है, इसमें कोई शक नहीं है। आरिफ अब्बासी साहब, सुना आपने जीडी बख्शी साहब को? जीडी बख्शी साहब का एक अपना नुक्ता नज़र है और वो हमेशा जंग जदल और इस किस्म की बातें करते हैं। फौजी हैं, ठीक है, उनका एक अपना मिजाज है। पाकिस्तान के पास ना तो इतना टाइम है, ना पाकिस्तानी इतने, हमारी मुसल्लह अफ़वाज या हमारे इदारे इतने फारग हैं कि वो इस किस्म की आपके अंदर जो है, ये जो आपके वो इलाके हैं जहाँ कशीदगी है या लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए मतलब कि हमारे अपने काफ़ी काम है कि हम दूसरों के लिए काम करें। उसके बाद कश्मीर का जो मसला है, इसको आपको पता है कि इसकी गहराई क्या है। और उसके बाद ये जो आज का ड्रामा हुआ है जो आप बता रहे हैं, 6 लोग पकड़े गए, असल में कुछ दिन पहले एक सबूत पाकिस्तान के हाथ लगाया है जो अक़वाम मुत्तहिदा में हम लेके जा रहे हैं चंद दिनों में, कि इज्तिमाई कब्रें बड़े पैमाने पर कश्मीर में मिली हैं। उसके सबूत मिले हैं कि लोगों को, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को शहीद करके और इज्तिमाई कब्रों में दफना दिया गया। वो खबर कल से मीडिया पे है। जैसे ही वो खबर कल से मीडिया पे आई है तो इंडिया ने उस खबर से तवज्जो हटाने के लिए आज का ड्रामा किया है। आपको अपना बख्शी साहब को पता है कि इस टाइम दुनिया को खतरा RRS जैसे गुंडों से है। आरिफ अब्बासी साहब, आपकी बात सुन के देखिए विक्रम सिंह साहब मुस्कुरा रहे हैं। विक्रम सिंह सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जीडी बख्शी साहब वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ लफबाजी है। बात पूरी करने दें जी, कहिए आरिफ अब्बासी साहब। लेके आया है इस बड़े सगीर में, इस बुरे सगीर पूरी का अमन वो सोच जो ना तबाह कर सकती है, ये हिटलराना सोच और नाजी सोच और RSS के गुंडे जो कुछ इंडिया में कश्मीर में कर रहे हैं, वो उसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं निकलना ना इंडिया। सर, 6 आतंकी पकड़े गए हैं जो मस्कट से पहुंचते हैं पाकिस्तान, आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं। आप कह रहे हैं कि ये लफाजी, ये सब कागज पर है। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, जरा दुरुस्त कीजिए अब्बासी साहब को। उस चीज को डिफ्यूज करने के लिए जो इज्तिमाई कब्रें वहां मिली हैं वो 2 दिन से मीडिया पे चल रहा है। देखिए अब्बासी साहब, जवाब में अब्बासी साहब जरा सुन लीजिए प्लीज। देखिए गुफ्तगू सही ढंग से होनी चाहिए, डिबेट की जगह प्लीज भाषण मत दीजिए। हमने आपको सुना बड़े इत्मीनान से, अब जरा हमारी सुन लीजिए। क्या मैं बोल सकता हूँ साहब? जनाब थैंक यू। देखिए साहब, हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं, थैंक यू, हम सिर्फ आपकी, देखिए आप कह रहे हैं मैं फौजी हूँ, हाँ साहब मैं मरते दम तक फौजी रहूंगा, ठीक है साहब, मैं मरूंगा, मेरी फौज, मेरी पलटन के लड़के आके मेरे को फिर भी सलाम करेंगे, मेरी लाश को। आप समझ गए? मैं आपको कह रहा हूं साहब, आप प्लीज एक बात समझ लीजिए, आप एक बात समझ लीजिए, बहुत क्लियर समझ लीजिए। भारत बिल्कुल और आतंकवाद सहने के मूड में नहीं है। चाहे आप जम्मू कश्मीर में करें, चाहे भारत के किसी और हिस्से में करें, हमारी अब सोच बिल्कुल क्लियर है। और ये मत कहिएगा कि हमने बताया नहीं। आप हमारे यहाँ गफलत करें, पलटवार आपके इलाके में होगा। आप हमारे लोग मारें, आपके लोग पहले फौजी और फिर दूसरे मरेंगे, ठीक है साहब?
बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हमारे बर्दाश्त की हद है। 30 साल हमने बर्दाश्त ये सहा है साहब, ये तमाशा 30 साल ये तमाशा सहा है। 80,000 भारतीय नागरिक शहीद हो चुके हैं साहब। कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइन बिल्कुल क्लियर ड्रॉ है। अगर फिर भी पाकिस्तान सोच समझ के इसको पार करना चाहता है तो अंजाम समझ ले। बिल्कुल बेहद अहम बात सर यहाँ पर आप कह रहे हैं। मैं यूसुफजई और आरजू काज़मी जी का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले जिहादी फतेह हुई है अफगानिस्तान में, इसी में हम भारत की भी फतेह कर लेंगे, थोड़ा सोच लीजिए। ठीक है, अफगानिस्तान से कंपेयर ना करे पाकिस्तान, ये भूल होगी अगर भारत की कर रहा है कंपैरिजन। ये मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब का सीधा संदेश है। अब्बासी साहब आपके लिए, यूसुफजई आरजू काज़मी में आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले विक्रम सिंह सर, 26/11 जैसी आतंकी साजिश को दोहराने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, जिसका खुलासा हुआ है। यानी पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता और यहां पर डिनायल मोड में, वो मान भी नहीं रहा इस बात को। अनुराग जी, ये कोई नई बात नहीं है। 26/11 के पहले डेविड कोलमैन हेडली आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और मुंबई के तमाम जगहों को देखा, और सिर्फ मुंबई पे ही 26/11 नहीं हुआ। आप याद करें, उत्तर प्रदेश में रामपुर सीआरपीएफ कैंप पे हमला हुआ, तब हालात दूसरे थे, अब हालात दूसरे हैं। अब टेक्नोलॉजिकली और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लेकर के हमने बिल्कुल एक जो ताना बाना और रक्षा कवच तैयार किया है, वो इनविंसिबल है। अब्बासी साहब की इत्तला के लिए अर्ज है, आपको अल्लाह मियां ने इतने ऊंचे ओहदे पे नवाजा है, कुछ तो इस पे गौर कर लें कि क्या उसामा बिन लादेन को हमने पाला था? क्या हक्कानी नेटवर्क हमने तैयार किया था? जो जिहादी फैक्ट्री, जो दारुल उलूम हक्कानिया तैयार की है, जिसको इमदाद सरकार देती है पाकिस्तान की, उसको क्या हिंदुस्तान ने तैयार किया था? देखिए, हमारे आपके हक पे ये नहीं कि हम लोग लड़ाई जंग और इस तरीके की बातें करें, दोनों को जरूरत है तरक्की की, अमन पसंद की। मैं कल अनुराग जी एक शायर को सुन रहा था पाकिस्तान के, कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसको कायदे आजम और लियाकत अली साहब ने बनाया था। चूहे के गोश्त के समोसे और गधे और कुत्तों के गोश्त के कबाब, इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान बना था इसलिए कि आवाम की खिदमत के लिए। बहरहाल, ये तो अब आपकी अब्बासी साहब की जिम्मेदारी, उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है, वो तशरीफ फरमा है, आवाम ने उनको मौका दिया है खिदमत का, बाकी तो आगे देखिए। लेकिन इस जंग में कुछ नहीं रखा है, और जैसा जनरल जीडी बख्शी साहब ने फरमाया है, मैं आधा फौजी हूं, पूरा फौजी नहीं हूं, लेकिन मैं उसके जरिए एक आसान और मुफीद मशवरा सबके लिए मैं गुजारिश करूंगा, और वो ये होगा कि किसी को हल्के में न लें। अब जो तैयारी है, आप अपनी शोहरत आम देख लें, FATF में अपनी जो आपकी किरकिरी हुई है, अमेरिका ने आपको इसके साथ जो सख्ती कर रहा है, और जो कहीं पर भी ये अगर शोहरत आम या इमदाद की कोई बात आती है, पाकिस्तान की माली हालात कैसे हैं, अरे कम से कम वो जो फौजी अफसर आज जो हसन निसार साहब की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने कहा कि ये सारी लूट पाकिस्तान की जो फौज के अफसरान हैं इन्होंने किया है, इनके बच्चे अमेरिका और कनाडा में पढ़ते हैं, इनकी सारी दौलतें वहां हैं, और यहाँ पर आकर के ये आवाम को चूसने का इंतजाम करते हैं, और हिंदुस्तान और कश्मीर के ऊपर, क्योंकि वही उनका DNA है, वही उनका ऑक्सीजन। डॉक्टर विक्रम सिंह, जो बात आप कह रहे हो सर, उसकी टीस आरिफ अब्बासी को हो कि अमूमन जो काम नेताओं को करना चाहिए वो फौज के बड़े अफसरान कर रहे हैं किसी मुल्क को लूटने का, ये आरिफ अब्बासी की टीस हो सकती है, उनकी मजबूरी हो सकती है कि वो खुलकर ना बोल पाएं इस मुद्दे पर। लेकिन जीडी बख्शी साहब, मैं बाकी पैनलिस्ट का रुख करूंगा, उससे पहले अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो भारत का क्या कुछ रुख है, बदले हुए भारत का क्या कुछ रुख है, जरा आप एक बार अब्बासी साहब को बता दें, उसके बाद मैं यूसुफजई और आरजू काज़मी का रुख करूंगा। जीडी बख्शी साहब। देखिए साहब, जब हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो 3-4 महीने पाकिस्तान चुप रहा था। उसके बाद जब इन्होंने पुलवामा किया तो फिर हमने एयर स्ट्राइक करी 80 किलोमीटर अंदर जाके बालाकोट में। ठीक है साहब, 22 महीने पाकिस्तान चुप रहा, शामिल जब 370 हटाया गया, उसके बाद इनके चीनी दोस्त आए हैं, इनके तुर्की दोस्त आए हैं, इनको बोला है डर क्यों गए हो, लड़ो ना, लड़ो, पिटोगे आप, तुर्की ना आएगा बीच में, ना आएगा चीन। आपको याद है 1971 में मैंने उस जंग में शरीक था साहब, हिस्सा लिया था, तब भी चीन आपका बड़ा भारी दोस्त था, अमेरिका की 7th फ्लीट आई थी, किसी ने कुछ नहीं किया साहब, और आपके देश के अनफॉर्चुनेटली 2 टुकड़े हो गए। ठीक है साहब, आप बेवजह मुसीबत मत बुलाइए।
आप ठीक है। अफगानिस्तान में आपकी फौज के सर 7वें आसमान पे बहुत जल्दी चढ़ते हैं। आप सोच रहे हैं अफगानिस्तान पे फतेह कर ली, भारत पे भी फतेह होगी। अरे साहब, अफगानिस्तान में कोई लड़ाई नहीं हुई, अमेरिका ने चाबी आपको सौंप दी, आप वहां के लोगों को पिटवा रहे हैं, वहां की खवातून के ऊपर कोड़े बरसवा रहे हैं। साहब, आपको बहुत भुगतना पड़ेगा, बहुत भुगतना पड़ेगा। आरिफ अब्बासी साहब, मैं उम्मीद करता हूं मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब की इस बात का आप ईमानदारी से जवाब दे सकेंगे। महंगी पड़ेगी साहब, ये आप सुन लें। मैं उम्मीद करता हूं अब्बासी साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले फखर यूसुफजई, आप पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, इस तरीके की जो भी इंसिडेंट होती हैं, आतंकी यहाँ पकड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से पूरी साजिश है, जो दाऊद का नेटवर्क है वो किस तरीके से काम कर रहा है, सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, कुछ भी छिपा नहीं है। आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान को सबक लेने की ज़रूरत है? और जो बात यहाँ जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि देखिए, अफगानिस्तान के हालात और भारत की ताकत में फ़र्क करना होगा पाकिस्तान को, हर किसी को एक नज़र से ना देखने की भूल करें। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हर किसी को एक नजर से नहीं देखना चाहिए, वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो या अफगानिस्तान हो। बल्कि मैं तो ये अपने लोगों से कहता हूं कि आप अफगानिस्तान को अपने हाल पे छोड़ दें, वहां पे आप खामखा की इंटरफेरेंस करने की कोशिश ना करें यार, उनको अपना मुल्क है, उनको करने दे। बाकी बात रही, आप जो बात करें कि आज जो लोग पकड़े गए हैं आपके दाऊद इब्राहिम ग्रुप से या फिर आईएसआई का आप नाम ले रहे, तो ये दावे इस तरीके से हमारे यहाँ आईएसआई, हमारी जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो हमें यही बताती है। वहां पे भी इस किस्म के वाकयात जो आप हैं, आपका मीडिया है, हम यहाँ पे जर्नलिज्म करते हैं, आप वहां पे करते हैं हिंदुस्तान में, तो वहां पे भी इस तरह के दावे किए जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि एक चीज अगर एक दूसरे का मतलब कुछ करना है तो दोनों एक दूसरे को कह दें, आईएसआई भी और रॉ भी, कि भाई आप आमने सामने आ जाओ तो बात कर लेते हैं, बजाय इसके कि मतलब चुप चुप के वार करना। अगर ये कोई जो लोग पकड़े गए और खुदा न खास्ता अगर ये कोई मतलब मसला करते वहां पे, कहीं ब्लास्ट करते या जो भी करते, तो टेरर है, किसी आम लोगों को मारते, मेरे ख्याल में किसी को भी दुनिया में, इस दुनिया में किसी को भी इजाजत नहीं है कि किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर वहां के मासूम शहरियों को मारने की कोशिश करे या वहां पे टेरर फैलाए। अगर पाकिस्तान करता है वो भी नॉट एक्सेप्टेबल है, हिंदुस्तान करता है वो भी नॉट एक्सेप्टेबल है, अफगानिस्तान करता है वो भी नॉट एक्सेप्टेबल है। मेरे ख्याल में हम ये कम से कम ये 5 ममालिक तो हम बैठ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। अगर आपस में जो बात नहीं करता तो फिर यूनाइटेड नेशन का एक फोरम हमारे पास मौजूद है, हमें वहां जाना चाहिए। और अगर जो नहीं बैठता और जो अपनी बजाय इसके कि अपने कौम की हालत को बेहतर करे, वो इसी चक्कर में लगा हुआ है कि यार मैं दूसरे के आंगन में झांकूंगा और वहां पे कोई गड़बड़ फैलाऊंगा तो शायद उससे मेरी हालत अच्छी हो जाएगी, मेरे ख्याल में इससे किसी की हालत अच्छी नहीं हो सकती। साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इकोनॉमी इस वक्त हमारी जिसे कहते हैं शदीद प्रेशर में है। सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल हमारा वो है, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि लोगों के पास छत नहीं है, खाना नहीं है, बजाय इसके कि हम बंदे भिजवाएं यार हम अफगानिस्तान में ये कोई मतलब मारका असर कर लेंगे और हिंदुस्तान के अंदर ये कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये चीजें पुरानी हो गई, इससे कुछ नहीं होना, बल्कि मुल्क के ऊपर अगर फोकस करके इकोनॉमी बेहतर की जाए तो मेरे ख्याल में सारे मसाइल और खुद ब खुद हल हो सकते हैं। फखर यूसुफजई, आप पाकिस्तान के चुनिंदा सेंसिबल जर्नलिस्ट में से एक नजर आए जिन्होंने बड़ी बेबाकी से, ईमानदारी से वो बात कही जिस पर पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट को अपनी बात ईमानदारी से कहनी चाहिए। विक्रम सिंह साहब, लेकिन क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात को नहीं समझना चाह रहे जिस बात को पाकिस्तान के पत्रकार फखर यूसुफजई बेबाकी से कह रहे हैं? अनुराग जी, मैं अपनी बात अधूरी छूट गई थी। मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या मजबूरी है कि मुंबई के हेड कांस्टेबल के बेटे दाऊद इब्राहिम को एक बिल्कुल रॉयल्टी की तरीके से कराची में रखा गया है। उसके पूरे गिरोह को आईएसआई उसको जो है कठपुतली की तरह नचा रहा है, बजरिए उसके कि आज दाऊद इब्राहिम गैंग जो है फुट सोल्जर बन गया आईएसआई का। आईएसआई ने अफगानिस्तान में जो ओपीएम ट्रेड है उसमें सरपरस्ती की अफगानिस्तान की। ये सारा खेल अगर आप देखें, आप लोग तो बहुत, जनरल जीडी बख्शी साहब को शायद याद हो, आईएसआई का कोई वजूद नहीं था 40 साल पहले, लेकिन ये सोहबत का बड़ा असर पड़ा है कि सीआईए के साथ मिलकर वो उसने हिकमत अमली सीख ली है कि अफीम का ट्रेड हो, नाजायज हथियार के बनाने की उसकी तस्करी हो, फेक करेंसी हो, दूसरे चाहे डॉलर हो चाहे इंडियन रुपीज हो, उसके बारे में आपको मालूम हो कि अब्दुल करीम तेलगी ने आईएसआई के इशारे के ऊपर नासिक से प्रिंटिंग मशीन खरीदी और आईएसआई ने जर्मनी से वो स्याही खरीदी जिससे कि हमारी सिक्योरिटी फोर्स में आती थी और नोट छापना शुरू किया।
नेपाल में हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान और राष्ट्रीय बैंक ने मिल करके हिमालयन बैंक खड़ा किया जिससे कि इंडियन करेंसी फेक यहाँ आती रहे। ये सब हिकमत अमली आदमी तभी करता है जब शातिराना दिमाग के जरिए वो चाहता है कि अपनी जो बेसिक गवर्नमेंट ड्यूटी से उसके अलावा उसके बरक्स, और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल आरजू साहिबा मौजूद हैं और यूसुफ जाई साहब बता देंगे कि किस शर्मिंदगी के साथ आईएसआई के अफसरान और इनके फौजी अफसरान ने, जो कि एक ऑनर होती है, फौजी कहीं का भी हो उसकी एक क्वालिटी होती है अनुराग जी, ही इज एन ऑनरेबल पर्सन, और वो चाहे कहीं का भी हो, एक फौजी को हम लोग सलाम इसलिए करते हैं, ही इज ऑनरेबल। लेकिन पाकिस्तान ने वर्दी को भी शर्मसार किया है क्योंकि वो लोग तिजारत में ज्यादा, अब सुना है कि पिज्जा बेचने से लेकर के सीमेंट बेचने तक के कारखाने लगा रहे हैं, ये फौज का काम है। आईएसआई ने पाला है। आरजू काज़मी एक बार फिर मुस्कुरा रही हैं। आरजू माफ कीजिए, मैं आपके पास नहीं आ पाया, मैं आपका रुख करता हूं। उससे पहले एक ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं ललितपुर से, सुनील वैद। सुनील, कहिए अपनी बात। आतंकवादी अथवा पाकिस्तान पोषित जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद विषय है। और पाकिस्तान हमारा परमानेंट दुश्मन है और उसका जो वित्त पोषण करने वाला चाइना है, उसी के साथ में हमारे जो देश के जो आतंकवादी सोच के लोग हैं वो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं, इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अहम बात यहां पर सुनील वैद आप कह रहे हैं। लेकिन आरजू काज़मी, हमने सुना फखर यूसुफजई को बहुत ईमानदारी से अपनी बात कह रहे थे, लेकिन वो ईमानदारी हमें आरिफ अब्बासी साहब के बयानों में नहीं झलक रही थी। और आरिफ अब्बासी ने पीटीआई के अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी का भी अगर नेता होता, उसका भी बयान लगभग ऐसा ही नजर आता। ये पाकिस्तान की मजबूरी है क्या कि आतंकियों के साथ खड़े रहना है? देखिए, आरिफ साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है, बिल्कुल उनकी अपनी मर्जी के वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे फादर ने एक बार कहा था, जब यहाँ पे टीवी चैनल्स बंद कर दिए गए थे भारतीय, तो वो कहते थे कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है शायद दुनिया में जो सुनना ही नहीं चाहता कि जिसको वो दुश्मन मानता है वो उसके बारे में बात क्या कर रहे हैं। तो उनका ख्याल था कि चैनल्स आने चाहिए। लेकिन इसी तरीके से मैं कहूँगी कि जब किसी किस्म का क्रिटिसाइज किया जाता है पाकिस्तान के ऊपर, चाहे हमें उसामा बिन लादेन के लिए कहा गया हो या हमें अजमल कसाब के लिए कहा गया हो, हम हमेशा डिनायल मोड में रहे। लेकिन आखिर में हुआ यही कि अजमल कसाब हमारे यहाँ का ही निकला और इसी तरह से उसामा बिन लादेन भी यहीं से बरामद हुआ। अगर हम 90% की छूट देते हुए कि ठीक है हम 90% तो मान ही नहीं रहे, जो कुछ भी हमें कोई भी दूसरा देश कह रहा है, हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, लेकिन 10% तो हमें थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए फैक्ट्स को। 10% हमें अपने आप को कहना चाहिए कि हो भी सकता है कि वो सही कह रहे हो, क्योंकि अगर हम नहीं मानते और वो 10% खुदा न खास्ता चीज़ सही निकल आती है तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को होता है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में रहने वालों को होता है, आम सिटीजन्स को होता है। इन पॉलिटिशियंस को नहीं होता जिनके पास डुअल नेशनलिटी है, जो असेंबली में बैठे हैं, जिनके पासपोर्ट दो हैं, जो कभी भी उठ के बाहर चले जाते हैं। जो आम आदमी यहाँ पे रह रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो सारे एलिगेशंस जो होते हैं जब वो सच साबित हो जाते हैं तो वो जिस तरह की आपको मालूम है कि जो हमारे ऊपर FATF आ जाता है और तरह की चीजें आती हैं, उसको आम आदमी भुगतता है। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि 10% तो समझा करें, 10% समझ के ही कम से कम रीचेक कर लिया करें कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन मैं आरिफ अब्बासी साहब का रुख करूं उससे पहले आरजू काज़मी, जो बात पाकिस्तान के नेता कहते हैं, पॉलिटिशियन कहते हैं कि पाकिस्तान का टेरर से कोई कनेक्शन नहीं है, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता क्या पाकिस्तान के नेताओं के इन बयानों पर भरोसा कर पाती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सारे के सारे जो भी लोग यहाँ रहते हैं वो इनकी बात का भरोसा कर पाते हैं, वरना हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद है कई लोगों का जो कभी कहते हैं कि हमने ग़ज़वा-ए हिंद करना है, हम वहाँ पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, दोबारा से 1000 साल हुकूमत करेंगे, कभी कश्मीर पे अटैक कर देंगे। हमारे पास हाफिज सईद और जैद आमिद और इस तरह के कई लोगों के रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, आप गूगल करें आपके सामने आ जाएगा। तो जाहिर है जब और तरह की बात की जाती है पॉलिटिशियंस की तरफ से तो पब्लिक भी 50-50 में डिवाइड हुई होती है कि हो क्या रहा है ये। बिल्कुल। आरिफ अब्बासी साहब, मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले विक्रम सिंह साहब, अफगानिस्तान के हालात बदल चुके हैं,
तालिबान के कब्जे में अब एक पूरा मुल्क है, वो तालिबान जिसको पाकिस्तान का पूरा समर्थन है, खुली छूट है। क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान के आतंक की चुनौती को नए सिरे से देखने की जरूरत है पूरी दुनिया को? रीलुक करने की पूरी जरूरत है अनुराग जी, और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि दुनिया के थिंक टैंक, सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के थिंक टैंक, क्योंकि अब ये हमेशा पाकिस्तान की धमकी रहेगी कि उसका न्यूक्लियर आर्सेनल तालिबान के हाथ में जा सकता है, इसलिए हमें इमदाद दो। ये इमदाद नहीं, ये धमकी है और ये ब्लैकमेल है, आर्म ट्विस्टिंग है। तो अनुराग जी बिल्कुल पूरी तरीके से रीलुक करना है। रीलुक इसलिए करना है कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि तालिबान के हाथ में पाकिस्तान न्यूक्लियर अगर आर्सेनल आता है, या जो सरप्लस मैन पावर है, चेंज इन जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड सिचुएशन इन अफगानिस्तान, तो जो सरप्लस मैन पावर है वो कश्मीर में झोंक ले। और कई गैर जिम्मेदाराना यूट्यूब चैनल ने पाकिस्तान के कहा भी है कि हम तालिबान के जरिए कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। भाई वो जमाने चले कि जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे। अब ये कोई गलत फहमी हो, ये मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने हो तो अपने पास रखिए, खुदकशी के रास्ते पे ना चले, वो आपकी सेहत के लिए ठीक रहेगा। मेरा मशवरा ये होगा। बाकी आरिफ अब्बासी साहब ठीक कहा, तैयारी है जी। आरिफ अब्बासी साहब, ये खुदकुशी के रास्ते पर पाकिस्तान क्यों चलता है? आतंक को सपोर्ट करके क्यों डिनायल मोड में रहता है? मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूं कि हमारी खारजा पॉलिसी का जो बुनियादी नुक्ता है वो अदम मुदाखलत है किसी भी दूसरे मुल्क में। और उसके बाद आपको शायद अंदाज़ा है कि इस खिते की तरक्की का ज़ामिन अमन है। अगर इस खिते में आप चाहते हैं तरक्की हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जितने भी हम लोग हैं, इस खिते में जब तक अमन नहीं होगा, जब तक अदम एतमाद होगा, हमारे लोग इसी तरह गुर्बत, बीमारी, इफलास, इसमें मुब्तला रहेंगे। सवाल ये पहली चीज है कॉन्फिडेंस डेवलपिंग। देखें, हम बिल्कुल इस चीज पे कारबंद है कि हम अदम मुदाखलत के असूल पर कि किसी दूसरे मुल्क में हमने मुदाखलत नहीं करनी। दूसरा, अगर इंडिया की हम बात करें, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, दाइश हो, TTP हो, इन सब की फंडिंग कौन करता रहा है? ये तो अब रिकॉर्ड की चीजें हैं कि इंडिया हर उस ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग करता है, उसको सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम फैलाती है। आरिफ अब्बासी सरेआम कहते रहे हैं, आरजू काज़मी शायद सही कह रही थी। नहीं, मेरी बात एक मिनट मैं माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं सर। आपने जो बात कही मैं जरा उसको करेक्ट कर लूं, एक बार रिकन्फर्म कर लूं। आप कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की फंडिंग भारत करता है। आरिफ अब्बासी साहब में अपनी सरहदों की तोसी की और किसी मुल्क ने आज तक ये कोशिश नहीं की इंडिया को अपनी पॉलिसियों पे, अपने मुल्क के हालात पे ही रहम कर ले। जितनी गुर्बत, बीमारी, इफलास, भूख इंडिया में है, 40 करोड़ लोग रोडों पे रहते हैं। फिर आप लोग बात करते हैं कि दुश्मनी की, हम दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें जंग लड़नी पड़ी तो फिर यह है कि फिर दिल्ली हमसे दूर नहीं है, जिस तरह बख्शी साहब धमकियां दे रहे थे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी अमन है, क्योंकि हम समझते अमन ही इस खित्ते के लोगों की गुर्बत दूर कर सकती है। दरअसल में आरिफ अब्बासी साहब, दिक्कत क्या है, बीमारी खत्म कर शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं या उसको कहना नहीं चाह रहे हैं। दिक्कत यह है कि ना तो आप जंग लड़ने की स्थिति में हैं और आपके मुंह से अमन की बात सुनना सबसे बड़ी मजाक नजर आती है। जिस मुद्दे पर आपको खुलकर बेबाकी से बात कहनी चाहिए, उस बात को आप नहीं कह सकते क्योंकि आपकी साख पर संकट है। पाकिस्तान की आवाम तक आपकी बात पर यकीन नहीं रखती है। आपने सुना अभी आरजू काज़मी को, और आप बात कर रहे हैं अमन की और आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान से वॉर की। आप कह रहे हैं कि हम तो लड़ने के लिए भी तैयार हैं अगर लड़ाई हो जाती है तो। लेकिन अगर हमें जंग लड़ना पड़ी तो हम RSN सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। RSN सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रॉ का लंबा अनुभव है। हमारे साथ NK सूद साहब जुड़ चुके हैं, आपका भी रॉ का लंबा अनुभव है। लेकिन RSN सिंह साहब, मैं आपको पैनल में शामिल करता हूं सर। ये जो आरिफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं युद्ध के लिए, टेररिज्म को डिनायल मोड में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए साहब अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, हम तो डेवलपमेंट और पीस की बात करते हैं। क्या जवाब होगा RSN सिंह साहब जैसे अधिकारी का? नहीं, सुसाइड बॉम्बर के ज़रिए तो जंग नहीं जीती जाती है, दहशतगर्दी के ज़रिए तो जंग नहीं लड़ी जाती है। आपने अफ़गानिस्तान में आपने जो प्रिंसिपल मींस जिसको बोलते हैं, जो मुख्य तरीका आपने अपनाया था वो सुसाइड बॉम्बिंग था। वो ठीक है, वो एक तरह के प्रॉक्सी वॉर में वो कामयाब होता है, लेकिन अगर आप बेहद ही आप लोग बुजदिल कायर लोग हैं जो कि अपने फ़ौज को नहीं लड़वाते, उनसे लड़वाते, और फ़ौज को लड़वाते भी। अभी तालिबान, आपको बता दूं,
पंजशीर में इनके 7 ऑफिसर, 12 JCO, 75 अदर रैंक्स मारे गए हैं। आपको कभी कोई खबर आई है? और ये बिल्कुल बख्शी साहब इसको पुख्ता करेंगे इस चीज़ को। दूसरा, आपने कहा कि आखिर ये ऐसा रवैया क्यों? तो रवैया इसलिए है क्योंकि इतिहास का रास्ता तो बंद है और भविष्य का रास्ता इनका बिल्कुल तंग है। अब इतिहास में जाएं तो कहाँ जाएं? कहाँ, मतलब ये 1400 साल के इतिहास में ये कहाँ फिट बैठते हैं, ये बताइए आप। 1400 years of the history of Islam, where do they fit in? ये बताइए लोग। तो भविष्य का रास्ता बंद है और फ्यूचर का रास्ता ये तंग है, ये कैलिफेट बनाना जो कि होना नहीं है। जब आप ऐसे ग्रैंडॉइज, ऐसे उम्मीदें लेके चलते हो तो वो तो तबाही का ही रास्ता है ना। बिल्कुल, तबाही के रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है और अफसोस की बात ये आरएसएन सिंह साहब की सुधरने को तैयार नहीं, सुधरने को तैयार। मैं वही कह रहा हूं कि ये सुधरेंगे कैसे? आप बताओ ये सुधरेंगे कैसे? नहीं, अब्बासी साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के नेता हैं, आप सलाह दीजिए उनको, कुछ शायद माने आपकी बात, आप बड़े भाई हैं उनके। नहीं, मैं इनको यही सलाह देता हूं कि अगर अमन चैन चाहते हो और वो कयामत नहीं देखना चाहते हो, कयामत दुनिया की नहीं होने वाली है। दैट कुरानिक कॉन्सेप्ट इज बुलशिट। वो कयामत दुनिया की नहीं होने वाली है। आप अपनी कयामत अगर बचाना चाहते हो तो पहले तो ये बिनौरी मॉस्क और ये हकानिया सेमिनरी और सैमुल हक सेमिनरी को बंद करो, जहाँ पे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि तुमको शहादत होगी और 72 हूरें मिलेंगी। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ जी? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि ये नहीं बताया जाता उनको? आखिर आज सबसे बड़ी एम्प्लॉयबिलिटी यूथ की क्या है पाकिस्तान में? तो ये मैंने एक बड़ा छोटा एक ही सल्यूशन है इसका कि ये जो मदरसे में जो ये जहर घोल रहे हो, ये ठीक है, आज तालिबान है, वो तालिबान भी ऐसा कि वो मुल्ला बरादर को कह रहा मारा गया और मुल्ला बरादर मारा गया और कोई कहने को तो एक ऑडियो ऐसे बिल्कुल बेहद अहम बात यहाँ पर आप सिंह साहब कह रहे हैं। नंबर 2 को कह रहे हैं मारा गया और वो ऑडियो रिलीज कर रहे हैं। आरिफ अब्बासी साहब, जो आपको सलाह दी है आरएसएन सिंह साहब ने, इस पर आप रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन उससे पहले इनके सूद साहब, ये जो 6 आतंकी पकड़े गए हैं सर देश के अलग अलग हिस्सों में, इनका दाऊद से कनेक्शन निकल कर आ रहा है, इनका डी कनेक्शन निकल कर आ रहा है। इस तरीके के मामले शायद पहले कभी संज्ञान में आए हो कि दाऊद इब्राहिम का जो पूरा नेटवर्क है वो इस तरीके के टेरर ब्लास्ट में साजिशों को अंजाम दे रहा हो। क्या ये सब कुछ सामान्य है या एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, पाकिस्तान के एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है, एक बड़े शिफ्ट की ओर इशारा करता है? यहाँ जैश और लश्कर नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम है। देखिए, पहले दाऊद इब्राहिम का इंडिया में 1993 में ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद से दाऊद इब्राहिम का जब उस पर एक्शन होने शुरू लोगों पे, नेचुरली उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट थी। उसके बाद दाऊद इब्राहिम का जो नाम था वो दूसरे इश्यूज में आने लग गया। लेकिन अभी पाकिस्तान को बहुत एनकरेजमेंट मिली है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उनके पास पता नहीं कोई खजाना लग गया तालिबान के आने से, पाकिस्तान एनकरेज हो गया है। अदरवाइज पाकिस्तान छुपा हुआ था, चाह रहे थे, पीस की बात कर रहे थे इनके। इवन जनवरी 2021 को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट जो पुराना था उसको इंप्लीमेंट किया गया कि बॉर्डर पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और वो जो एग्रीमेंट था वो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर उस टाइम प्रेजेंट थे, उस पे हुआ। लेकिन पाकिस्तान को एक आदत है, ये तो पता था कि पाकिस्तान बाहर नहीं आएगा, पाकिस्तान को आदत है, यानी कि दहशतगर्दी की आदत है, और उसने वही काम किया जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। और पाकिस्तान ने तब किया जब उसको तालिबान के सपोर्ट मिली, और पाकिस्तान को लगता है अब तो कश्मीर हाथ में लग जाएगा। लेकिन मैं आपको सिंपल बता दूं, 71 का वार के अंदर 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो इंडिया के कब्जे में थे। इंडिया ने इनको शराफत से छोड़ दिया, छोड़ना भी था, हमारी कोई एक इंडिविजुअल से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन इस टाइम पे इंडिया की पूरी तैयारी है। आप जब पाकिस्तान ने उरी अटैक किया तो हमने उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की। जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट किया। लेकिन अब तीसरी बार पाकिस्तान ने जिस तरीके का ये हरकत की है, अब बालाकोट के लिए पुलवामा नहीं होगा, अब बालाकोट के टाइप की 10 टाइप की स्ट्राइक्स होंगी। इंडिया की वो पोजीशन नहीं है जो इंडिया की 2019 में थी। ठीक है यूसुफ भाई, आप मुस्कुरा रहे हैं इनके सूद साहब की बात पर, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? क्या ये 2 मुल्कों का सॉल्यूशन हो सकता है जिसकी पहल पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है? जी कहिए सूद साहब, कहिए।
कहिए एक मैं छोटी बात कह दूं कि बेसिकली क्या है कि इंडिया ने रिसेंटली अपनी पूरी तैयारी की है। जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया, उस टाइम इंडिया ने कह दिया कि पीओके गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे। और अब पाकिस्तान जो है वो हमको प्लेटर पे देने को तैयार है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से दहशतगर्दी फैलाने की बात की है, हमारी फौजें बॉर्डर पे तैयार है। 37 हमने वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ जो एरिया है वहां पे हेलीपैड बनाए हैं, 4 हमारे वहां पे एयरपोर्ट्स बने हैं, हमारी फौजें तैयार हैं। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान उस एरिया को बचा सके। तो पाकिस्तान का अगर वार होगा, पाकिस्तान का थोड़ा सा भी, पाकिस्तान का या पीओके गिलगित बाल्टिस्तान उसके साथ जाएगा, पाकिस्तान को वर्ल्ड में कोई सपोर्ट नहीं करेगा। चाइना की भी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे। फकर यूसुफजई, अब तक देखिए जैश ए मोहम्मद का जिक्र होता था, लश्कर तैयबा का जिक्र होता था, कसाब को हमने देखा पाकिस्तान से उसका कनेक्शन, अब दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन सामने आया है जो इससे पहले अमूमन एक लंबे वक्त तक सामने नहीं आया था। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान दरअसल में ये सोचता है कि हम नए नए चेहरों को, नए नए प्यादों को अगर भारत के खिलाफ भड़काएंगे, बरगलाएंगे तो शायद स्थितियां सामान्य रहेंगी, उसके फेवर में रहेंगी, या पाकिस्तान हकीकत को जानने के लिए तैयार ही नहीं है, ईमानदार नहीं है, जो उसके मन में आ रहा है वो कर दे रहा है, उसके नतीजे क्या होंगे बिना ये सोचे? मेरे ख्याल में हर मुल्क अपने कार्ड्स खेलता है। यहाँ पे मैं ये कहूंगा। फिर दाऊद इब्राहिम का जिक्र बिल्कुल हम सुनते हैं। विक्रम साहब ने कहा कि मतलब वो कराची में रहते हैं और बहुत सारी चीजें वो मतलब बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये वाली बात कि उसका नेटवर्क क्या इतना मजबूत है कि हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कोई इस तरह की कार्रवाई करना आसान नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आसान है। उसकी वजूहत मैं आपको बताता हूं कि हमारे बॉर्डर जो है 1700 किलोमीटर बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है, फिर ईरान के साथ है, तो ये चीजें पॉसिबल है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की चीज करना, मतलब इस तरह का नेटवर्क बिल्डअप करना, मेरे ख्याल में मैं आपको मतलब ईमानदारी के साथ एज ए जर्नलिस्ट आपको बता रहा हूं कि मुझे ये चीज अज़म नहीं होती। अब क्या मतलब ये मुझे नहीं पता कि क्या ISI आप नाम ले रहे या जो भी एजेंसीज उनके साथ मतलब उसको सपोर्ट कर रही थी, क्या उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि मतलब मेन सिटीज के अंदर इस तरह की चीजें पैदा कर सके? सर सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाना सबसे आसान होता है यूसुफजई, सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाना सबसे आसान होता है, फिर चाहे वो किसी भी मुल्क की बात हो, पाकिस्तान हो या फिर हिंदुस्तान। RSN सिंह साहब कुछ करेक्ट करना चाह रहे हैं आपको? सिंह साहब नहीं वो आसान, उसके लिए बंदे आपको देखें, मेन पावर आपको इतना आसानी से सर नहीं मिलता। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मेन पावर आपको आसानी से मिल जाता है। और एक पंशीर की बात की एक साहब ने, RSN सिंह साहब ने गालिबन की, मैं खुद 10 दिन अभी अफगानिस्तान रह के आया हूं, मैंने तकरीबन वहां के 7-8 बड़े जो इलाके इंक्लूडिंग पंशीर मैंने उसको कवर किया। और मैं ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूं तो मैं उसकी बात करूंगा कि यार इतने लोग उनके मारे गए। मैंने इंक्लूडिंग तालिबान, वहां की पब्लिक और जो अगेंस्ट तालिबान है उन ग्रुप से मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अगर मतलब पूरा अफगानिस्तान उन्होंने ले लिया तालिबान ने, तो एक पंशीर, एक छोटा सा इलाका, एक डिस्ट्रिक्ट, मेरे ख्याल में आपका जो एक शहर है, हम विषयांतर हो जाएंगे, अब डिटेल कर देंगे इस टॉपिक को, लेकिन हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक, पंशीर में एयर स्ट्राइक कौन कर रहा था? पंशीर में एयरफोर्स कहां से आई, किसने पंशीर पर हमला किया, कैसे हवाई हमले हुए, क्या वो तालिबानी लड़ाके थे जिनके पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे, ये हर कोई जानता है। ठीक है, हम डिटेल हो जाएंगे, हम बात यहां पर दाऊद के कनेक्शन की कर रहे हैं, उसी पर फोकस करते हैं। RSN सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सिंह साहब नहीं, इन्होंने पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का बात किया। क्या बोलते हैं ये पाक अफगानिस्तान बॉर्डर को? डूर एंड लाइन। क्या तालिबान उसको मान्यता देता है डूर एंड लाइन को? जो आप बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं वहाँ पे डूर एंड लाइन में काफ़ी कुछ कर लिया है आपने, क्या वहाँ के जो पश्तून हैं अफ़गानिस्तान को, क्या उसको मान्यता दे रहे हैं वो? और साहब एक बात याद रख लो, बोलना ये RSN सिंह ने कहा था कि जिस दिन डूर एंड लाइन ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान टूट जाएगा, आप ये जान लो। और अफ़गानिस्तान में किसी की मजाल नहीं है, चाहे वो तालिबान हो या तालिबान के अंदर हकानी ग्रुप हो या वो और कोई ग्रुप हो, किसी की मजाल नहीं है कि वो डूर एंड लाइन को रिकग्निशन दे दे, ये याद रखना आप। दूसरी बात, ये जो 33 लोगों की जो इंटरम
मिनिस्ट्री बनी है वहाँ पे, उसमें 24 वो लोग हैं जो आपके डसे हुए हैं, आपके डसे हुए हैं। ये कंधार के लोग रहने वाले हैं। इनमें 5 गुंटानामो बे में इन्होंने सजा काटी, जिनको आपने सौंपा था, जिनको आपने तो ये मत समझिएगा ये थोड़े दिन खुश हो लो, थोड़े दिन खुश हो लो, मुझे मालूम है क्या होने वाला है। आरजू काज़मी का मैं रुख करूंगा। अरशद सिंह साहब, जो फैक्ट आपने रखा है यहाँ पर, उसको आरजू काज़मी किस तरीके से एनालाइज करती हैं? विष्णु मिश्रा कानपुर से हमारे साथ, एक ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी विष्णु जी, कहिए अपनी बात। आतंकवादी देश है और ये आतंकवाद के माध्यम से अपने पड़ोसियों को हमेशा परेशान करता रहा है और इंडिया उसमें उसके टारगेट पर मेन रहता है। लेकिन ये भूल ना करें, ये इंडिया जो है ये अफगानिस्तान नहीं है जी, ये इंडिया है और ये मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। जिस दिन ऐसी जरूरत पाकिस्तान करेगा उस दिन देश के नक्शे से मिट जाएगा, विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। बिल्कुल, इस बात का एहसास विष्णु जी पाकिस्तान को भी होगा, लेकिन सियासी मजबूरियां क्या कुछ ना करवाए। जो सोच है, अगर वहां कुछ गड़बड़ है तो फिर इसी तरीके के काम लगातार होते रहेंगे। आरजू काज़मी, जो बात आरएसएन सिंह साहब ने कही है तालिबान के रेफरेंस में, अफगानिस्तान के रेफरेंस में, आप कितना उस बात से ताल्लुक रखती हैं? और जो आरएसएन सिंह साहब कह रहे हैं उसका सीधा मतलब यह है कि देखिए, अफगानिस्तान की मोड़ से जो चुनौती, जो मुश्किलें पाकिस्तान की बढ़ने वाली हैं, बेहतर यह हो कि पाकिस्तान उस पर फोकस करे, ना कि भारत में टेररिस्ट को भेजने की कोशिश करे। देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान और तालिबान की जो गवर्नमेंट आई है तो उस पर अगर, जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान के साथ टर्म्स खराब हुए, तालिबान के कोई बात की तालिबान ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या एस्टेब्लिशमेंट ने वो मानने से इनकार कर दिया, तो वो उस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकती है। इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बैलेंस रहना पड़ेगा ताकि वो इस तरह की सिचुएशन में ना फंसे। बाकी हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारत के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हों, अगर दोस्ती ना सही मगर कम से कम हम एक दूसरे को तंग करना बंद कर दें। और इसी तरह से कुछ लोग भारत में भी आई एम श्योर के होंगे जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि ये जो लोग पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और हर जगह इनकी दुकानें चलती ही नफरत के ऊपर हैं। जिस दिन हमारे दरमियान टेंशन कम हो गई और ट्रेड खुल गया और आपस में आना जाना शुरू हो गया, उस दिन ये लोग बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। इस वजह से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये टेंशन बनाए रखना चाहते हैं। इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं और बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। और आप समझ सकते हैं एज अ जर्नलिस्ट के इस वजह से भी हमारे यहाँ इस तरह की एलिगेशंस होती रहती है और बहुत बार सही भी साबित होती हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट या उनके जो स्पोक्स पर्सन आते हैं वो अगर इस चीज़ को सीरियसली लें और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो खुद भी जिएं और दूसरे को भी जीने दें, उस लाइन पे जाएं तो बेहतर होगा। बिल्कुल। लेकिन आरिफ अब्बासी साहब, एक बात बताइए, लश्कर और जैश के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, ये तो आप लगातार जताते रहे। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है, दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है, पाकिस्तान इस बात को लेकर हमेशा खारिज करता रहा है। वो कहता रहा है कि देखिए, हम तो जानते ही नहीं है पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता भी है नहीं रहता है। और उसी दाऊद इब्राहिम के कंधे पर आप भारत में आतंकी साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरीके की गफलत है सर, ये किस तरीके की मजबूरी है? आरिफ अब्बासी, जिसको एंडोर्स आप नहीं करते हैं, जिसको एक्नॉलेज आप नहीं करते हैं, उसके सहारे आप आतंकी साजिश रच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सिंह साहब के उन अल्फाज की पुरजोर मजम्मत करता हूं। अगर हमारे फेथ की यहाँ टारगेट किया है, कुरान पाक के बारे में इन्होंने जो कहा है, तो फिर काइंडली हमें न बुलाया करें। मैंने आपके भगवानों के बारे में, इस लेवल के पढ़े लिखे लोग अगर इस किस्म की बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म से, तो मुझे बड़ा इनसे पूछिए मैंने क्या बोला है। मुझे बिठा के ऐसी बातें करे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों के साथ बैठने पे कि जिनको ये एक दूसरे के फेथ की रिस्पेक्ट का नहीं पता। ये आपके इंटेलेक्चुअल है, ये आपके पढ़े लिखे दानिशवर है, इनको इतना नहीं एहसास कि मजहब सबसे असास चीज होती है। कभी किसी के मजहब पे आप अटैक करेंगे इस तरह तो वो आपके साथ बैठेगा। आई एम सॉरी कि इस जैसे लोग अगर बैठेंगे वो हमें ना बुलाया करें। फेथ सबसे अहम चीज है, इन्हें शर्म नहीं है। आरिफ अब्बासी साहब, देखिए, अगर आप उठकर जाना चाहते हैं इस डिबेट को, अगर आपकी मजबूरी है, आपको लगता है कि मेरे पास सवालों के जवाब नहीं है, उन सवालों के जवाब जो मैं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं, हमारे साथी पैनलिस्ट पूछ रहे हैं,
अगर आप इस बहाने इस डिबेट शो को छोड़कर जाना चाहते हैं तो अलग बात है सर, मैं आपकी मजबूरी की रिस्पेक्ट करता हूं, आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, RSN सिंह साहब लगातार हर मजहब की जानकारी रखते हैं, हर मजहब का सम्मान रखते हैं, करते हैं, और जितने इस मजहब के, आपके मजहब के लोग आपके मुल्क में हैं, उतने ही हमारे मुल्क में। आप छोड़कर जाना चाह रहे हैं सर तो अलग बात है, आपकी मजबूरी है। RSN सिंह साहब, आपने इस्लाम का ठेका नहीं ले रखा है, आपने इस्लाम का ठेका नहीं ले रखा है, आपने इस्लाम का, अरे यार आपने इस्लाम का ठेका नहीं रखा है। तुमसे पुराने मुसलमान है दुनिया में। तुम्हारी अगर ये सोच है, तुम्हारा ये लेवल है, इस प्लेटफॉर्म पे तुम ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हो दूसरे के रिलीजियस के बारे में, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने जो लफ्ज कहा है उसको रिवाइंड करके मैंने ये कहा, कोई मुसलमान ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंने ये कहा कि आप बच्चों को बताते हो कि शहादत होगी तो 72 उरे मिलेगी, करके सुनना दो, बताते हो या नहीं? सुनना उसको प्लेबैक करके सुना। तुमने क्या कहा? कोई मुसलमान नहीं ये है कि नहीं, आप बताते हो कि नहीं? नहीं, तुमने ये लफ्ज अदा क्यों किया? हम यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं ले रखा है, जो मर्जी बकवास करो। अरे क्या नौटंकी कर रहे हो यार, बंगालियों को मार के बांग्लादेश बना दिया, आज इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हो। अहमदिया को गैर मुसलमान साबित कर दिया और इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हो। हजारा को मार के तुमने देश से भगा दिया और आज इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हो। तुमने ऐसा लफ्ज किया, तुम पूरी मुसलमान कौम से माफी मांगोगे? पाकिस्तान का नहीं है, तुम पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल माफी तुमसे, जो तुमने लफ्ज माफी और तुमसे 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। वो जरा सुनना, उसको जरा सुनना। आपने कहा क्या है? ये हमने अहमदिया को हम हिंदुस्तान में मुसलमान मानते हैं यार, उसको छोड़। हम हजारा को मुसलमान मानते हैं, हम शिया को मुसलमान मानते हैं। तुम्हारे जैसे नालायक नापाक मुसलमान यहाँ नहीं है। मैं तुमसे कौन सा बैठने जा रहा हूं यार? तुम आज यहां से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से कहीं और जाओगे, उसमें क्या है? इंडिया से पाकिस्तान निकला, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, अब तीसरा टुकड़ा होगा। कुरान और इस्लाम के ठेकेदार मत बनो। तुमसे पुराने इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया में और उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं भूली है। ईरान ने अपनी पर्शियन सभ्यता अभी तक कायम है वहां पे। आरिफ अब्बासी साहब शो छोड़कर जा चुके हैं, उनकी यकीनन कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते उन्होंने शो में बैठना अब जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सवाल लगातार सीधे और तीखे उनसे पूछे जा रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।